नमस्कार दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों के हमें कमेंट आ रहे थे कि सर हमें कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे करनी है। हमें महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं आज लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य में जो कवि हुए हैं उनमें से हमें किस कवि को पढ़ना चाहिए और कौन सी पुस्तक से उन कवियों का परिचय हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न कवियों के ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे कि कवि के जो जन्म होते हैं उनके ऊपर कालक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही उनकी रचनाओं के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों कुछ जो कवि हुए हैं, खासकर जो प्रमुख कवि होते हैं, उनके ऊपर उनकी रचनाओं की क्या विशेषता है या उनके ऊपर किस विद्वान ने क्या कहा है। ऐसे कुछ प्रश्न महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में बहुत से कवि हुए हैं, तो उन कवियों में से हमें किस कवि को पढ़ना चाहिए और किसे नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों जो मेरा अनुभव रहा है यूजीसी नेट और सेट का, उसके आधार पे मैं बताने वाला हूँ आज कि हमें कौन से कवियों को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे आदिकाल से। तो आदिकाल में आप लोग जानते होंगे कि चंद बरदाई और अमीर खुसरो ये दो प्रमुख कवि हुए हैं। ऐसे और भी प्रमुख कवि हैं, परंतु इनके ऊपर प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। तो आपको क्या करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से आपको चंद बरदाई और अमीर खुसरो का परिचय पढ़ लेना है। यह काफ़ी संक्षिप्त परिचय है, मुश्किल से 1 या 1.5 पेज में उनका परिचय दिया गया है, परंतु आपको पढ़ लेना है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो किसी गाइड या अन्य किसी पुस्तक से पढ़ते हैं, परंतु जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछे जाते हैं और इसके कारण विद्यार्थी उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इनमें जितने प्रमुख कवि हुए हैं उनका परिचय आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पढ़ना है। तो आदिकाल में आपको चंद बरदाई और अमीर खुसरो इनका जो जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दिया है वह पढ़ना है। अगर किसी के पास रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं हिंदी साहित्य का इतिहास है जो रामचंद्र शुक्ल का, उसका PDF सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है। वैसे जो अन्य कवि हैं उनका भी आपको परिचय पढ़ना है, पर उनमें आपको क्या करना है, केवल उनका जन्म, उनकी रचनाएं पढ़ना है। यानी कि जैसे सरहपा हुए हैं, तो सरहपा का जन्म कब हुआ था, तो 769 में। वो हिंदी के पहले कवि हैं और उनका जो रचना है उसका नाम है दोहा कोश। तो आपको केवल इतना ही बातें याद रखना है, परंतु चंद बरदाई और अमीर खुसरो इसका आपको विस्तार के साथ पढ़ लेना है कि किस विद्वान ने चंद बरदाई को लेकर क्या मत दिए हैं। यह चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ ही अमीर खुसरो के बारे में भी आपको इनका परिचय पढ़ के जाना है और बाकी कवियों का आपको केवल रचना, उनका नाम और उनका जन्म याद करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। एक और बात दोस्तों बहुत से विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि कवियों का जन्म और उनका मृत्यु दोनों याद करते हैं, परंतु दोस्तों मेरा जितना भी अनुभव रहा है उसके आधार पे मैं यह कह सकता हूँ कि अभी तक एक भी प्रश्न किसी कवि की मृत्यु के ऊपर पूछा नहीं गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब पढ़ते हैं आप, तो पढ़ते समय केवल कवियों के जन्म को पढ़ना है, उनकी मृत्यु को नहीं पढ़ना है। इससे आपका जो कन्फ्यूजन है वह नहीं होगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आपको आदिकाल में चंद बरदाई और अमीर खुसरो इनका परिचय पढ़ के जाना है। वहीं हम भक्ति काल की बात करें
तो भक्ति काल में जो चारों प्रमुख काव्य धाराएं रहे हैं, जैसे कि संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य, तो इसमें जो चारों प्रमुख कवि हुए हैं, जैसे कि जायसी, कबीर, सूरदास और तुलसीदास, इनका परिचय पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। इसके अलावा जैसे कि मीराबाई हो गई, रहीम हो गए, नंददास और अष्टछाप के जो कवि हैं। दोस्तों, अष्टछाप का जो परिचय है, यानी कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, उसमें कितने कवि थे, उन कवियों में कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन विठलनाथ के शिष्य हैं, यह सभी आपको याद करके जाना है। इसके साथ ही जो नंददास है, तो नंददास का आपको परिचय विस्तार के साथ पढ़ के जाना है। वहीं अगर हम रीतिकाल की बात करें, तो रीतिकाल में आपको केशवदास, चिंतामणि, घनानंद, बिहारी, ये जो चार है, इन चार कवियों का परिचय आपको पढ़कर ही जाना है। और कौन सी पुस्तक से पढ़ना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। यह बात आपको ध्यान में रखना है। यह मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल में जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं, उनके ऊपर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो रामचंद्र शुक्ल के विचार पूछ लिए जाते हैं, या कोई ऐसी विशेषताएं पूछी होती है जो केवल रामचंद्र के इतिहास में ही दिया होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि चाहे वो रहीम का परिचय पढ़ो, मीराबाई का पढ़ो, कबीर का पढ़ो, फिर नंददास का पढ़ो, केशवदास का, बिहारी का, यानी कि आप आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं, उनका परिचय आपको रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ना है। दोस्तों, अगर हम आधुनिक काल की बात करें, तो आधुनिक काल में आप जानते होंगे कि इसमें भी आधुनिक काल का भी उप विभाजन किया गया है। तो हमें भारतेंदु युग में सबसे पहले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हैं और उनका मित्र मंडल, तो आपको क्या करना है कि भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनको पढ़ लेना है, यानी कि उनकी रचनाएं, उनका जन्म यह याद कर लेना है। परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो आपको पढ़ना है। उसके लिए दोस्तों, अगर आपको संभव हो तो रामचंद्र तिवारी का जो पुस्तक है, तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जो इससे पहले जो महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैंने देखा कि खासकर ज़्यादातर जो आधुनिक काल में प्रश्न पूछे गए थे कवियों के ऊपर या लेखकों के ऊपर, वह रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से पूछा गया था। तो संभव हो तो उससे पढ़िए, नहीं तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे भी आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आपको भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन परिचय है, यानी कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, यह पढ़कर ही जाना है। केवल उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ना है, इसके साथ ही उनके जीवन परिचय को भी पढ़ना है। उसी प्रकार अगर हम द्विवेदी युग की बात करें, तो सबसे पहले आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका परिचय पढ़ना है। और इसके साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को लेकर क्या काम किए हैं, जैसे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उसको लेकर उनका योगदान, उनकी भूमिका, यह भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, इनका जीवन परिचय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवल इनकी रचना या इनका जन्म याद नहीं करना है आपको, उसके साथ ही इनका जीवन परिचय भी पढ़ना है, जिसके अंदर आपको उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही पढ़ना है। ठीक है। तो इसके साथ ही अगर हम छायावाद की बात करें, तो छायावाद में जो चार प्रमुख कवि हुए हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों का आपको परिचय पढ़ना है, वो भी मूल पुस्तकों से, गाइड से नहीं। ठीक है। क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि किसी गाइड से इन कवियों का परिचय पढ़ते हैं, परंतु जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो
उस एग्ज़ाम में उस गाइड में से कोई प्रश्न ही नहीं पूछे जाते। तो इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखना है कि भले ही आप उनकी रचनाओं को गाइड से पढ़िए, उनके जन्म वर्ष को, उनके प्रकाशन वर्ष को, यानी कि उनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को आप गाइड से पढ़िए, परंतु जो प्रमुख कवि हुए हैं, प्रमुख लेखक हुए हैं, उनका परिचय आप मूल पुस्तकों से ही पढ़िए। तो आपको छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हुए हैं उनका परिचय आपको पढ़ना है। इसके साथ ही अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो इसमें आपको नागार्जुन, तो नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, वैसे तो और भी कवि हैं परंतु आपको खासकर नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल इनका परिचय आपको पढ़ना है। और प्रयोगवाद में, तो प्रयोगवाद में आपको अज्ञेय का परिचय पढ़ना है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, इनका परिचय आपको पढ़ना है। उसी प्रकार अगर हम नई कविता और समकालीन कविता की बात करें तो उसमें जो कुछ प्रमुख कवि हैं जैसे कि कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और नरेश मेहता, ये 4-5 जो कवि हुए हैं इनका परिचय आपको पढ़ के जाना है। परिचय में आपको केवल उनकी रचनाएं नहीं पढ़नी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिचय में केवल इनकी रचनाएं नहीं पढ़नी है, रचनाओं के साथ इनके जो काव्य का विषय रहा है वह क्या रहा है, इनके ऊपर किस विद्वान ने क्या कहा है। अगर आप इनका परिचय पढ़ोगे तो उसके अंदर समीक्षा के रूप में यह दिया होता है कि इनकी रचनाओं की क्या विशेषताएं रही है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, अन्य अन्य बातें उसके अंदर दिया होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम केवल इतना ही देखेंगे कि प्रमुख कवियों में से आपको कौन से कवि को पढ़ना है और कौन सी पुस्तक से पढ़ना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको उपन्यास और नाटक में से कौन से प्रमुख उपन्यास को पढ़ना है और उनमें से किस पात्र को आपको याद रखना है और किस पात्र को आपको याद नहीं रखना है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।